आइए सीधे चलते हैं पेमेंट्स की दुनिया में और समझते हैं टोकनाइजेशन का यूज कैसे होता है पेमेंट्स में। सीधे रुख करते हैं हम टोकनाइजेशन का पेमेंट की इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस होता है टोकनाइजेशन का। आई एम श्योर कि ओवरऑल आपको समझ में आ गया टोकनाइजेशन क्या होता है, कैसे काम करता है। अब हम समझेंगे कि ये टोकनाइजेशन जो है कार्ड पेमेंट में कैसे काम करता है। हम एक स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहला, जो कार्ड होल्डर है यानी जो पेमेंट करने वाला या आप और मैं, कोई भी हमारे पास कार्ड होता है, हम क्या करते हैं, हम एक डिवाइस मतलब मोबाइल हो सकता है, स्मार्ट वॉच हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी एक डिजिटल वॉलेट मतलब जिसके माध्यम से आप पेमेंट करते हैं उसको सपोर्ट करता है, आप वहां पे अपने कार्ड को रजिस्टर करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आप जाते हैं अमेजोन की वेबसाइट पे या आप किसी स्विगी की वेबसाइट पे, जोमेटो या किसी भी ऑनलाइन मर्चेंट के आप वेबसाइट पे जाते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन पे जाते हैं और पेमेंट करने की कोशिश करते हैं। आपने अपने कार्ड की डिटेल्स उसके अंदर डाल दी। अब क्या होगा कि वो रजिस्टर करेगा उस कार्ड को और एक टोकन जनरेट करेगा। कैसे? अब एप्लीकेशन क्या करेगा, वो जितना भी डेटा आपने डाला, अपना कार्ड नंबर, सीवीवी, आपका नाम या जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपने डाली थी, वो डिटेल भेजा जाएगा एक टोकन रिक्वेस्टर को। टोकन रिक्वेस्टर कौन होता है? ये एक रजिस्टर्ड एंटिटी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी टोकन रिक्वेस्टर बन सकती है। तो जैसे मान लेते हैं कि एक कंपनी है जो टोकन जनरेट करती है, इसके लिए भी स्पेशलाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि आप कल कंपनी खोल दोगे, आप टोकन रजिस्टर या टोकन सर्विस प्रोवाइडर बन जाओगे। आपको एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि क्या आपके सिस्टम, क्या आपकी जो पॉलिसीज हैं, क्या आपकी जो पद्धति है वो उस टोकनाइजेशन को फॉलो करती है कि नहीं, क्या उस बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है कि नहीं, तभी आप टोकन रिक्वेस्टर या सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि टोकन रिक्वेस्टर क्या करता है। उस एप्लीकेशन के बिहाफ पे वो सारी इंफॉर्मेशन को लेके आगे भेजता है। अब ये टोकन रिक्वेस्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि जब ये टोकन रिक्वेस्टर अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसके साथ अपने क्रेडेंशियल्स या अपना आईडी, पासवर्ड या जो कुछ भी उसका एक सिक्योर या यूनिक आईडी है वो भी भेजेगा। क्यों? क्योंकि जब वो सिस्टम आगे जाएगा टोकन सर्विस प्रोवाइडर के पास, जो कि एक्चुअली टोकन जनरेट करता है, तो वो देखेगा कि क्या ये रिक्वेस्ट एक रजिस्टर्ड टोकन रिक्वेस्टर के पास से आ रही है, क्या ये फ्रॉड तो नहीं है, क्या ये हैकिंग के लिए तो नहीं है। उसको कैसे चेक करेगी? उसके पासवर्ड से, उसका जो यूनिक पासवर्ड होता है उसके माध्यम से वो रिकॉग्नाइज करेगा, हाँ ये टोकन रिक्वेस्टर रजिस्टर्ड है, जेन्युइन है, फ्रॉड नहीं है, हैक नहीं है। तो टोकन रिक्वेस्टर का क्या काम होता है? वो सारी डिटेल्स जो आप वेबसाइट से ली उसको फिर क्लब करके टोकन रिक्वेस्टर के बाद टोकन रिक्वेस्टर भेजता है कि मुझे एक टोकन चाहिए इन डिटेल्स के अगेंस्ट, बिकॉज मुझे इस पेमेंट को, इस क्रेडेंशियल को, इस क्रेडिट कार्ड नंबर को, इस बाकी पेमेंट के डिटेल्स को सिक्योर करना है। अब टोकन रिक्वेस्टर ने जब टोकन सर्विस प्रोवाइडर को डिटेल्स भेजी तो जैसा मैंने बोला, एक आईडी, पासवर्ड या जो भी उसका यूनिक की होता है वो भी उस डेटा फॉर्मेट के साथ ट्रैवल करता है। तो जैसे ही वो टोकन सर्विस प्रोवाइडर के सिस्टम में घुसेगा, वो देखेगा क्या ये रिक्वेस्ट हमारे व्हाइट लिस्टेड एप्लीकेशन या मतलब ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड, आप कह सकते हैं टोकन रिक्वेस्टर से आ रही है। कहेगा हाँ आ रही है। अब टोकन सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, उसकी एक रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट लेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो इस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, इसके अगेंस्ट में हम ये टोकन जनरेट करना चाहते हैं, तो एक टोकन जनरेट हो जाएगा उसके अगेंस्ट। अब टोकन सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मैंने बोला कि वो एक कार्ड इशुअर कौन होता है? आपका इशुअर जो है वो आपका अपना बैंक होता है। जैसे मान लेते हैं आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड है, तो आपका इशुअर बैंक होगा एसबीआई। अगर आपने मान लीजिए हैं आईसीआईसीआई बैंक ने क्रेडिट कार्ड दिया, तो आपका इशुअर बैंक होगा आईसीआईसीआई बैंक। तो इशुअर बैंक जहां भी मैं बोलूं, इसका मतलब आपका अपना बैंक या वो इंस्टीट्यूशन जिसने भी आपको कार्ड दिया है। जनरली कार्ड के ऊपर आपके इशुअर बैंक का या इशुइंग एंटिटी का लोगो लगा रहता है। तो जो भी लोगो लगा हुआ है आपके कार्ड पे, आप मान लीजिए वो आपका इशुअर बैंक या इशुअर एंटिटी है। अगर किसी आपने कोई कार्ड किसी नॉन बैंकिंग कंपनी से लिया है तो टोकन सर्विस प्रोवाइडर का काम क्या होता है? उसने एप्लीकेशन के माध्यम से टोकन रिक्वेस्टर इन्फॉर्मेशन आई थी, टोकन रिक्वेस्टर के माध्यम से वो टोकन सर्विस प्रोवाइडर के पास रिक्वेस्ट गई। टोकन सर्विस प्रोवाइडर वो सारी डिटेल के अगेंस्ट में क्या करता है? डिटेल्स भेजता है कार्ड इशुअर को कि आपका कस्टमर आया। अभी मान लेते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं एसबीआई के कस्टमर या आईसीआईसीआई के कस्टमर या किसी भी बैंक के कस्टमर हैं। आपने क्या किया, अपना कार्ड का डिटेल उस एप्लीकेशन पे भेजा, एप्लीकेशन ने भेजा टोकन रिक्वेस्टर को, टोकन रिक्वेस्टर ने भेजा टोकन सर्विस प्रोवाइडर को। अब टोकन सर्विस प्रोवाइडर वो सारी डिटेल्स भेजेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास
कि आप चेक कीजिए आपका एक कस्टमर आया है कि वो डिटेल्स मैच होती है कि नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों इस चीज को ऑनर करेगा? क्योंकि उसको भी सिक्योरिटी चाहिए अपने कस्टमर की, अपने डेटा की। और चूंकि ये टोकन सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मैंने बोला था, एक रजिस्टर्ड एंटिटी होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी टोकन सर्विस प्रोवाइडर बन सकता है, उसके सर्टिफिकेशंस होते हैं। अब एसबीआई कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि क्या ये रिक्वेस्ट सही जगह से आ रही है? तो यहां भी सेम चीज फॉलो होती है। टोकन सर्विस प्रोवाइडर्स उस रिक्वेस्ट के अंदर में अपना यूनिक की या पासवर्ड डालता है, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ, ये एक रजिस्टर्ड एंटिटी से आ रही है, तो मैं इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता हूं। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सारी डिटेल्स देखता है और कहता है हाँ बिल्कुल सही है, तो वेरिफिकेशन होके वो टोकन सर्विस प्रोवाइडर को भेज देता है हाँ ये ओके है। अब जब ओके आ गया वहां से, तब टोकन सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, जो पैन है, पैन याद है ना आपको, क्रेडिट कार्ड नंबर या जो भी नंबर है, उसको एक नए टोकन के साथ लिंक कर देता है। टोकन का क्या मतलब है? टोकन जनरेट हो गया, अब वो टोकन जो है वो लिंक हो गया। अब ये टोकन जो है, जैसा मैंने बताया था तिजोरी, वो सिक्योर डेटाबेस में, जिसको हम बोलते हैं टोकन वॉल्ट, यानी टोकन की तिजोरी। अब वहां पे क्या होगा, आपका कार्ड नंबर होगा उस तिजोरी के अंदर में और वो टोकन होगा। अगर किसी के पास वो तिजोरी का एक्सेस मिल गया तो वो मैच कर सकता है कि आपका कार्ड नंबर, ओरिजिनल कार्ड नंबर क्या है। लेकिन उस तिजोरी तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा स्टेप्स होते हैं। जैसा मैंने बताया, यूनिक की चाहिए, पासवर्ड चाहिए, आपको एक सिक्योर सिस्टम के माध्यम से वहां पे जाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सिक्योर्ड मेथड होता है, जिसके अंदर जाके ही आप वो मैचिंग निकाल सकते हैं कि इस टोकन के अगेंस्ट में कौन सा कार्ड नंबर या पेमेंट डिटेल्स है। और यही काम करता है टोकन सर्विस प्रोवाइडर, स्पेशलाइज करता है। भारत के अंदर में बैंक और जो कार्ड स्कीम्स है, जैसे मास्टर कार्ड, वीजा और ये सब है, इनको टोकन सर्विस प्रोवाइडर माना गया है पेमेंट के लिए। और भी धीरे धीरे जैसे हम इवॉल्व होंगे, हो सकता है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो कि ना बैंक हो, ना फिर आप कह सकते हैं कि कार्ड स्कीम हो, कोई थर्ड पार्टी जो बस स्पेशलाइज करेगी टोकन सर्विस के लिए, वो भी आ सकती है। दुनिया भर में कार्ड स्कीम और बैंक के अलावा भी टोकन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं, और उनका काम बस टोकन वॉल्ट मेंटेन करना होता है कि कैसे हम डेटा को सिक्योर रखें टोकन वॉल्ट में। अब जब ये टोकन बन गया, तो जो टोकन रिक्वेस्ट का आइडेंटिफायर है, उसके साथ वो डिटेल्स ये भी जाती है कि टोकन का एक्सपायरी डेट क्या होगा। ये समझना ही बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हर टोकन एक एक्सपायरी डेट होता है। वो क्यों एक्सपायरी डेट होता है? क्योंकि वो सिक्योरिटी होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कितनी बार देखा होगा, जब आप पेमेंट करने की कोशिश करते हैं तो कितनी बार आपको लॉग आउट कर देता है सिस्टम, कितनी बार आप लॉग आउट हो जाते हैं अपने ईमेल आईडी से, कितनी बार आपको जीमेल बोलता है कि हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या ये आप ही हैं, तो पासवर्ड फिर से डालिए। इसका मतलब जितनी बार ये आप लॉग इन कर रहे हैं, जितनी बार ये पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक टोकन जनरेट हो रहा है और उस टोकन का एक एक्सपायरी डेट है। उस डेट के बाद वो टोकन नहीं चलेगा, और जैसे ही टोकन एक्सपायर होगा, आपने एक रूल लगा दिया कि अगर टोकन एक्सपायर हो तो ये चीज कर दो, उसको पेमेंट मत करने दो, उसको लॉग आउट कर दो, या ओटीपी मांग लो, या कुछ भी आप बिजनेस रूल सेट कर सकते हैं। और भी आप कुछ चीजें इस टोकन के रिक्वेस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसा पहले मैंने बताया, टोकन रिक्वेस्ट आपने जनरेट की, टोकन का नंबर आया। अब टोकन के नंबर के नीचे बहुत सारी चीजें होंगी, कुछ आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, कुछ रूल्स लगा सकते हैं। जैसे ये टोकन अगले 1 महीने के लिए वैलिड हो, या फिर आप कह सकते हैं ये टोकन बस लैपटॉप पे चले और किसी जगह ना चले, तो वो टोकन बस लैपटॉप पे चलेगा। जैसे ही आप पेमेंट करने लगेंगे मोबाइल के माध्यम से, वो एक नया टोकन जनरेट करेगा। टोकन जनरेट करने का प्रोसेस होता है, मैं आपको बताऊंगा। उसमें आपको कार्ड डिटेल डालना पड़ेगा, आपका बैंक आपको ओटीपी भेजता है। तो जब ये मैंने बात करी थी कि जो ईश्वर बैंक है वेरिफिकेशन करता है, तो अपने साइड से वेरिफिकेशन भी करता है, प्लस कस्टमर को भी भेजता है कि क्या आप यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं, आप अपना जो कंसेंट है, या जो आप कह सकते हैं कि एक अनुमति है, वो ओटीपी के माध्यम से बैंक के एप्लीकेशन पे डालते हैं। जैसे ही आप ओटीपी पे डालेंगे, तो उससे 2 चीजें ईश्वर बैंक जो है आपका बैंक वेरीफाई करेगा। पहला, उसने ऑलरेडी सिस्टम आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ ये सारी डिटेल मैच है। दूसरा, ओटीपी के माध्यम से आपकी कंसेंट या अनुमति भी कैप्चर कर ली कि हाँ आप जानते हैं कि आप यहाँ पेमेंट कर रहे हैं और आपने इसकी अनुमति दी है, इसीलिए इसके लिए एक टोकन जनरेट हो सकता है। उसके बाद क्या ये टोकन किसी एक मर्चेंट के लिए है, ये और बारीकी से समझिएगा। इसका क्या मतलब है, क्या ये टोकन बस अमेजॉन के लिए है? क्या हम स्विगी के लिए अलग टोकन बना सकते हैं, जोमेटो के लिए अलग टोकन बना सकते हैं, क्या हम गूगल के लिए अलग टोकन बना सकते हैं? तो हो सकता है कि डिवाइस के अलावा हर एक मर्चेंट के लिए भी अलग अलग टोकन जनरेट हो जाए। ये एक सिक्योरिटी का एक अलग लेवल है। अब आप समझ रहे होंगे टोकनाइजेशन कितना बारीक
एक तरीका है और बहुत ही कॉस्टली मेथड है आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो आपको सिंपल लगता है कि हमने क्रेडिट कार्ड नंबर स्वाइप कर दिया, पिन नंबर डाल दिया और सब कुछ चला गया, जी नहीं, उसके पीछे बहुत सारी गणित होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, साइंस होती है, ताकि आपके डिटेल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसमें अब एक चीज और हो सकती है, जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने बताया, इसका रेस्ट्रिक्शंस देखिएगा। पहला, हर डिवाइस के लिए अलग टोकन हो सकता है, हर एक मर्चेंट के लिए अलग टोकन हो सकता है, और उसी मर्चेंट के लिए नंबर ऑफ परमिटेड ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं। इसका मतलब मान लीजिए टोकन है 1 2 3 4। अब मैं बात कर रहा हूं 1 2 3 4 टोकन बस अमेजोन पे यूज हो, वो बस 5 बारी के लिए यूज हो। इसका मतलब अमेजोन के लिए टोकन था, जैसे ही आपने 5 बार किया, छठी बार आप उस टोकन को यूज नहीं कर पाएंगे। अब आपको शायद ना पता चले कि कोई डिफरेंस है। जैसे ही आप सारी डिटेल्स डालते हैं, ऑटोमेटिकली बैकएंड पे टोकन जनरेट होता है। वो टोकन आपको नहीं दिखेगा, शायद आपको नहीं बताया जाए कि आपका ये टोकन है, क्योंकि वो टोकन बैकएंड पे मैच हो रहा है। आप तो अपनी डिटेल्स ही डालेंगे बैंक के सिस्टम में या एप्लीकेशन सिस्टम, अपना ओरिजिनल क्रेडिट कार्ड ही डालेंगे। पर जब अमेजोन या किसी भी एप्लीकेशन से वो डिटेल्स आगे जाएंगी, तो वो आपका कार्ड नंबर नहीं होगा, वो टोकन भेजेगा अमेजोन, और टोकन सर्विस प्रोवाइडर अपनी तिजोरी में से देखेगा ये टोकन कौन से कार्ड के अगेंस्ट है। फिर वो कार्ड की डिटेल्स जो है टोकन में कन्वर्ट होके बैंक में जाएगी, बैंक के पास वेरीफाई होके वो पेमेंट हो जाएगी। अब ये बैकएंड में पेमेंट कैसे होती है, ये थोड़ा एक लंबा प्रोसेस है। इसके लिए हमने ऑलरेडी एक कोर्स बनाया है कार्ड एंड पॉस मशीन पे, वो आपको पूरी डिटेल में जानकारी देगा कि बैकएंड पे कैसे पेमेंट होता है। एक और रिस्ट्रिक्शन जो टोकन पे होती है वो हो सकती है कि आपने जो क्रिप्टोग्राम है, क्रिप्टोग्राम का मतलब है किस माध्यम से और कौन से प्रोसेस से आपने क्रिप्टोग्राफी या टोकन जनरेट किया है, ये भी एक तरीका होता है। तो ये बहुत सारी अलग अलग तरीके होते हैं जिसके माध्यम से, छोटी छोटी चीजों के माध्यम से वेरीफाई करते हैं, हम डेटा को सिक्योर करते हैं। टोकन सर्विस प्रोवाइडर का काम ये भी होता है कि वो टोकन रिक्वेस्टर को और टोकन रिक्वेस्टर एप्लीकेशन को बताता है कि आपका टोकन नंबर ये है और ये जनरेट हो चुका है। अब एप्लीकेशन को भी वो टोकन जनरेट करना होता है। इसका मतलब वो जितनी बार आप कार्ड का इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपका एप्लीकेशन फिर आगे आपका कार्ड नंबर नहीं भेजेगा, आपका टोकन भेजेगा, और वो टोकन जाके पीछे से ट्रांजैक्शन करके वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो आपका बैंक आपको मैसेज भेजेगा कि आपके क्रेडिट कार्ड नंबर एंडिंग जो भी 3 या 4 डिजिट है उसमें ये ट्रांजैक्शन हो गया है। तो ये क्या हो रहा है, टोकनाइजेशन हो रहा है, फिर रास्ते में डी टोकनाइजेशन हो रहा है, फिर टोकनाइजेशन हो रहा है, फिर डी टोकनाइजेशन हो रहा है। तो ये प्रोसेस जो है बीच में, पीछे में काफी मल्टीपल लेयर्स पे सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। जो एप्लीकेशन है, जो मोबाइल एप्लीकेशन है, या आप कह सकते हैं लैपटॉप के जो एप्लीकेशन या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन आपके टोकन्स को कैसे सेव करती है। तो जैसे अगर एप्पल पे से पेमेंट करते हैं, एप्पल के वॉच से या एप्पल के मोबाइल से, तो उसको हम बोलते हैं डिवाइस अकाउंट नंबर या डैन। तो ये टेक्निकल टर्म है एप्पल पे के, आप कह सकते हैं पेमेंट के लिए जो यूज किया जाता है। ये बेसिकली टोकन होता है जिसको एप्पल पे के सिस्टम में डैन या डिवाइस अकाउंट नंबर बोलते हैं। वही अगर हम सैमसंग पे या सैमसंग के मोबाइल के माध्यम से जो टोकन का पेमेंट होता है उसको हम बोलते हैं डिजिटाइज्ड पैन या डी पैन। पैन जैसा मैंने बताया था, पैन क्या होता है, प्राइमरी अकाउंट नंबर यानी आपका कार्ड। तो एप्पल पे उसको डैन बोलता है, आप कह सकते हैं कि जो सैमसंग पे है उसको डिजिटाइज्ड पैन या डी पैन बोलता है। और ये सारी जो डिटेल्स हैं वो एक छोटे से चिप में सेव हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सिक्योर एलिमेंट। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा सिक्योर एलिमेंट क्या होता है एक मोबाइल डिवाइस के अंदर में, ठीक है। तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। या होस्ट कार्ड इम्यूलेशन। अब होस्ट कार्ड इम्यूलेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने सारी अपने कार्ड की डिटेल्स एक सिस्टम के अंदर डाल दी, एप्पल पे में या सैमसंग पे में। अब वो क्या करेगा, वो सारी डिटेल्स एक तरीके से वो आपके डिवाइस में, आपके मोबाइल के डिवाइस में सिक्योर एलिमेंट एक चिप में सेव हो जाती है। इसका क्या मतलब है, अगली बार जब आप कहीं भी पेमेंट करना चाहेंगे तो आपको कार्ड की जरूरत नहीं है, आपका मोबाइल ही आपका कार्ड बन जाता है। तो एक प्रोसेस उसको कहते हैं होस्ट कार्ड इम्यूलेशन। इसका मतलब, इम्यूलेशन का मतलब क्या होता है, एक प्रतिलिपि। इसका क्या मतलब है कि आपके जो कार्ड की डिटेल्स थी वो आपके डिवाइस पे एक प्रतिलिपि की तरह छप गई है, और ये भी सिक्योर होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका मोबाइल खो गया तो कोई भी पेमेंट कर पाएगा, ये भी टोकनाइज्ड होता है, ये भी प्रोटेक्टेड होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप अपना पिन नंबर, पासवर्ड या बायोमेट्रिक के माध्यम से अपने मोबाइल या पेमेंट एप्लीकेशन को लॉक रखिए। अब जैसा मैंने बताया था, टोकन के 2 फॉर्मेट होते हैं। एक कहते हैं फॉर्मेट प्रिजर्विंग टोकन्स, दूसरा होता है नॉन फॉर्मेट प्रिजर्विंग टोकन्स।
सो फॉर्मेट प्रिजर्विंग टोकन्स क्या होता है कि वो एग्जैक्टली जितने नंबर का कार्ड नंबर होगा उतने ही नंबर का टोकन जनरेट होगा। इसका मतलब अगर 16 डिजिट का कार्ड नंबर है तो टोकन जो जनरेट होगा वो भी 16 डिजिट का होगा। इसीलिए कितनी बार आप देखेंगे आपका क्रेडिट कार्ड नंबर 16 डिजिट का है, जब आप पेमेंट करने लगेंगे तो उसमें कुछ रैंडम सा 16 डिजिट आएगा और आप कहोगे ये किसका कार्ड नंबर है, पर वो आपका कार्ड नंबर नहीं है, वो आपका टोकन है। तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका कार्ड नंबर कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कार्ड नंबर, जैसे मैं बार बार एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1234 है, पर जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो आपको वहां पे दिखेगा 8976। अब आप कहेंगे ये कौन सा कार्ड नंबर है, मेरा तो 1234 है। जी हाँ, वो एक टोकन है जो एक वर्चुअल नंबर आपके लिए जनरेट किया गया, और चूंकि वो फॉर्मेट प्रिजर्विंग का मतलब फॉर्मेट को एग्जैक्टली सेम यूज किया गया है, इसीलिए उसको हम कहते हैं फॉर्मेट को बचाया गया है या सेम फॉर्मेट को यूज किया गया है। इसीलिए 4 डिजिट का क्रेडिट कार्ड नंबर था आपका 1234, तो 4 डिजिट का ही टोकन बनेगा। तो जैसे 16 डिजिट का क्रेडिट कार्ड नंबर है तो 16 डिजिट का ही टोकन बनेगा। तो उस वाले मेथड को कहते हैं फॉर्मेट प्रिजर्विंग टोकन। अब हम दूसरे टोकन की बात करते हैं, इसको कहते हैं नॉन फॉर्मेट प्रिजर्विंग टोकन्स। इसमें क्या होता है कि आप उस फॉर्मेट को यूज नहीं करते। जैसे फॉर्मेट प्रिजर्विंग में मान लीजिए अगर नंबर है 1234 तो आप नंबर ही यूज करेंगे। नॉन फॉर्मेट प्रिजर्विंग में क्या होगा, अगर आपका कार्ड नंबर मान लेते हैं 1234 है तो हो सकता है आपका जो नॉन फॉर्मेट प्रिजर्विंग टोकन है वो हो सकता है 56AB। तो अब ये ऐसा होगा, जैसा मैंने बताया टोकन की खासियत क्या होती है, वन वे होता है, यानी फिर आप उसको वापस से री इंजीनियर करके ओरिजिनल अकाउंट पे नहीं आ सकते। इसीलिए उस मेथड को यूज करते हुए आप एक ऐसा नॉन फॉर्मेट प्रिजर्विंग टोकन यूज करते हैं जो कि सेम फॉर्मेट को कॉपी नहीं करता है। मान लेते हैं 16 डिजिट का क्रेडिट कार्ड नंबर है, हो सकता है आपका टोकन 7200 डिजिट का हो जाए, हो सकता है 300 डिजिट का हो जाए, या हो सकता है कि 8 डिजिट का ही रह जाए। तो वो फॉर्मेट प्रिजर्व नहीं कर रहा, वो आपको अल्फा न्यूमेरिक भी बना सकता है, मतलब ABCD भी यूज कर सकता है उसी के अंदर में, 1 2 3 4 भी यूज कर सकता है, या कुछ भी इस तरह का यूज कर सकता है। तो उसको हम बोलेंगे नॉन फॉर्मेट प्रिजर्विंग टोकन्स। तो मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो में आपने डिटेल्स में समझ लिया होगा कि पेमेंट कैसे होता है, टोकनाइजेशन में कैसे होता है। मैं इसके बारे में और डिटेल में जाऊंगा, एक फ्लो के साथ भी आपको समझाऊंगा। और आपने ये भी जान लिया होगा कि दो किस तरीके के टोकन होते हैं, फॉर्मेट प्रिजर्विंग और नॉन फॉर्मेट प्रिजर्विंग। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।